कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अपने करियर की शुरुआत की हीरा व्यापारी के यहाँ। 1998 में शख्स का अपहरण हो गया और फिरौती के लिए इसे बंद कर पड़ा। 2008 में मुंबई हमलों के टाइम पर ये शख्स ताज होटल में फंसा। जी हाँ, ये कहानी है गौतम अडानी की। चौबीस जून 1962 गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक ऐसे शख्स का जन्म होता है जो आगे चलकर दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट और साथ ही साथ एशिया के टॉप 1 और टॉप 2 की पोजीशन में लगातार बने रहता है। गौतम शांतिलाल अडानी 24 जून 1962 में इनका जन्म हुआ अहमदाबाद के रतनपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में। इनके पिता का नाम शांतिलाल था और माता का नाम शांताबाई था। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद बीकॉम में एडमिशन लेते हैं और बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद पहले साल के बाद ये ड्रॉप आउट कर लेते हैं। ड्रॉप आउट करने के बाद मुंबई चले जाते हैं और वहाँ पर एक हीरा व्यापारी के यहाँ काम करते हैं। हीरा व्यापारी के यहाँ काम करने के साथ साथ बिजनेस की बारीकियों को सीखते हैं। लेकिन 1981 में इनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी इनको गुजरात अहमदाबाद बुला लेते हैं और वहाँ पर प्लास्टिक कंपनी का काम शुरू करते हैं, जहाँ पर पीवीसी के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू होता है। साल 1985 में छोटे पैमाने पर पॉलीमर का आयात करना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए अडानी एक्सपोर्ट नामक कंपनी की स्थापना करते हैं और बाद में यही अडानी एक्सपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। यह कंपनी शुरुआत में कृषि बिजली से संबंधित वस्तुओं में डील करती थी, लेकिन बाद में धातु कपड़े जैसे उद्योगों को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया। आज अडानी इंटरप्राइजेस की कई सब्सिडरी और संयुक्त कंपनियां हैं। साल 1991 में भारत सरकार के द्वारा ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। साथ ही देश की आर्थिक नीतियों में सुधार हुआ, जिसमें गौतम अडानी ने अपने बिजनेस को देश के बाहर फैलाने का सुनहरा मौका देखा और उस रास्ते पर चल चुके। आज देश के बाहर विदेशों में भी इनकी कई सारी कंपनियां हैं, जहां पर ये कई चीजों का सफल संचालन करते हैं। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट के प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग का निर्णय लिया, मतलब उस काम को मैनेज करने के लिए उसको आउटसोर्स करने का निर्णय लिया। वहां पर अडानी ने पहली बार बोली लगाई, बिडिंग की और उसको जीत लिया उस बिड को। यहाँ से शुरू होती है अडानी की एंट्री, जो कि इस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलना अडानी के लिए सबसे बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। मुंद्रा पोर्ट की बिडिंग जीतने के बाद साल 1995 में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी कंपनी की शुरुआत होती है, जो कि मुंद्रा पोर्ट पर ही नहीं बल्कि देश के अन्य पोर्ट को भी मैनेज करने के लिए कार्यरत हो जाती है। वर्तमान में अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स ऑपरेटर कंपनी है। समय बीतता गया और साल 1996 में अडानी इंटरप्राइजेस एनर्जी सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाती है। अडानी पावर कंपनी की शुरुआत होती है और अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये जो कि देश की प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। अभी तक शुरू किए गए सभी बिजनेस बहुत ही सुचारू तरीके से चल रहे थे। 1998 में इनका अपहरण हो जाता है और इनको बंधक बना लिया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, जिसका केस अभी कुछ साल पहले ही फाइनल हुआ है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 2007 में शुरुआत होती है माइनिंग। साल 2010 में उड़ीसा माइनिंग के राइट्स जीतने के बाद देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी बन जाती है। साल 2013 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के कीसलैंड के कोल टर्मिनल्स अबॉट पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। साल 2014 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कारमाइकल का प्रोजेक्ट भी हासिल कर लिया। साल 2016 में अडानी ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री ली और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की स्थापना की, जिसके तहत वह मानव रहित एरियल सिस्टम, छोटे हथियार, काउंटर ड्रोन सिस्टम और एयरक्राफ्ट सर्विसेज प्रदान करने वाले उपकरणों को बनाना शुरू किया। साल 2019 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में भी एंट्री कर ली और अडानी एयरपोर्ट्स के नाम से कंपनी खोली। 2 साल के अंदर अडानी एयरपोर्ट ने देश की कई प्रमुख एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट भी शामिल हैं। कंपनी को अगले 50 साल तक इन एयरपोर्ट्स का प्रबंधन, संचालन और आधुनिकीकरण का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो ये जानते हैं अडानी के नेटवर्क और इनके ऊपर लगे कुछ ऐसे एलिगेशन जिन पे आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर बात करें इनकी वेल्थ की, साल 2012 में अडानी की जो नेटवर्थ थी वो $3.9 बिलियन थी। साल 2016 में अडानी की नेटवर्थ $6.3 बिलियन हो गई, लगभग
80% की बढ़ोतरी हुई 4 सालों में। और साल 2019 में इनकी नेटवर्थ लगभग $15 बिलियन हो गई। 2020 में इनकी नेटवर्थ $25 बिलियन हो जाती है और साल 2022 में इनकी नेटवर्थ $150 बिलियन हो जाती है। उस समय 2022 में ये फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। साथ ही साथ एशिया के सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी को भी पीछे करके एशिया के नंबर 1 पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन साल 2023 अदानी के लिए थोड़ा सा बुरा और कठिन समय होता है। समय आते ही हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद इनको लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान होता है। इनके शेयर की प्राइस बहुत तेजी के साथ गिर जाती है। आइए डिटेल से बताता हूँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था और क्यों इनका इतना भारी भरकम नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाया गया था इनके ऊपर। स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है? जनवरी 2023 में अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स पेयर फंड्स में चोरी और करप्शन जैसे आरोप लगाए गए थे। इस फर्म का कहना था अडानी की कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं और अगर कंपनी की वैल्यूएशन और इनके फंडामेंटल को देखें तो 85% गिरावट का रिस्क है। अगर आपका 100 रुपया है तो 85 रुपये घटकर मात्र 15 रुपये रह जाएगा। इस फर्म का यह भी कहना था कि अडानी की कंपनियों में स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करके बैंक से लोन लेते हैं। अगर उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है तो लोन ज्यादा मिलेगा, वैल्यूएशन कम है तो लोन कम मिलेगा। जिसके बाद अडानी के सभी शेयर्स में भयंकर गिरावट हुई और अडानी को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। $100 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। मान लीजिए इनका $150 बिलियन था, 100 बिलियन गिर गया तो लगभग इनका 1/3 बिजनेस रह गया। 66% से ज्यादा की इनके नेटवर्क में गिरावट आई, इनके बिजनेस में गिरावट आई। लेकिन अडानी समूह ने यहाँ पर हार नहीं मानी और अपने आप को प्रूव किया और दोबारा से अपनी जो कंपनीज हैं, अपने जो ग्रुप कंपनीज हैं, उनको दोबारा से बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू कर दिया और इस समय इनकी नेटवर्थ लगभग $90 बिलियन के आसपास है। अदानी समूह पर जो भी इल्जाम लगे, अभी तक उनमें से ऐसा कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पाया है। या तो रिजेक्ट हो गए हैं या फिर अभी प्रोसेसिंग में है। और जहां तक रही बात मोदी सरकार अदानी और अंबानी को प्रमोट कर रही है, तो किसी भी देश के राष्ट्रपति या जो भी टॉप लीडर्स होते हैं वो हमेशा ही ये चाहते हैं कि हमारे देश का बिजनेस ग्लोबल हो। आप ट्रम्प की बात ले लीजिए, अपने देश के बिजनेसमैन को बाहर प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों के लिए अपने देश के व्यापार में आने को उनको अनुमति दीजिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ताकि हमारे देश के उद्योगपति आगे बढ़ेंगे, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स बाहर करेंगे, अपने देश में करेंगे, तभी जाकर के हमारे देश के जो युवा है उनको रोजगार मिल पाएगा। एक मुख्य टारगेट ये भी होता है, जिस तरीके से बाहर के जो बिजनेसमैन है वो सुर्खियों में रहते हैं, उनका अलग अलग तरीके का बिजनेस होता है, अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी देश आगे बढ़ता है। वही टारगेट हमारे यहाँ की सरकार का भी है कि अगर हमारे देश के उद्योगपति आगे बढ़ेंगे, उससे नई नई डेवलपमेंट आएंगी और देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। अगर देश का विकास करना है तो देश के उद्योगपति जितने सशक्त रहेंगे, उतना ही देश के लिए डिसीजन लेना आसान होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।